नमस्कार, मेरा नाम है शिवा पारासर और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर शो। आज के हेलो डॉक्टर शो के हमारे गेस्ट हैं बरेली का जाना माना नाम डॉक्टर रुचिन अग्रवाल जी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और क्यूट हॉस्पिटल के जो है ऑनर भी हैं। राइट सर? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो शुरुआत हमारी बायोग्राफी की जो हम बना रहे हैं आपके ऊपर उससे होगी कि आपसे बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन आपका किस तरह से बीता था वो कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस के लिए। मैं फरीदपुर को बिलोंग करता हूँ, बरेली की तहसील है फरीदपुर, तो वहीं पर बचपन बीता है और सारी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा और इंटरमीडिएट मैंने वहीं से फरीदपुर से करा है। फरीदपुर में प्रारंभ में सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती शिक्षा मंदिर विद्या मंदिर में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद वहीं पर एक CA सेंटर कॉलेज है, वहाँ से अपना 12th किया। जैसे किया बचपन में जो है किस तरह का मिजाज रखते थे, मतलब जो है कॉपी किताबों में डूबे रहने वाला या बच्चा या खेल कूद में उलझा हुआ रहने वाला बच्चा, किस तरह का मिजाज था डॉक्टर साहब का? ऐसा तो नहीं, सब सामान्य था, खेलते भी थे, पढ़ाई भी करते थे। ऐसा नहीं था केवल पढ़ाई करते थे, खेलते भी थे और खूब खेलने का वातावरण था। खेलने के लिए पर्याप्त टाइम मिलता था, दोस्त भाई बहन सबके साथ खेलते थे अपना एक नॉर्मल। जैसे अभी आजकल मैं चेंज देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत बार केवल पढ़ाई 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 का प्रेशर है, तो ऐसा केवल पढ़ाई का प्रेशर, केवल पढ़ाई का वातावरण नहीं था। खेलते भी खूब थे और पढ़ाई भी करते थे और सारे घर के काम भी करते थे साथ में। घर के सारे काम भी और जो भी छोटे मोटे काम जो है परिवार में। मदद और जो है अपना भी पढ़ाई पूरा हाँ, फोकस रहता था। तो सर जैसे इस तरह से आपको जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा आपका जो है बचपन में ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा कि आपको लगा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? अगर मैं ऐसे कहूँ कि बहुत टर्निंग पॉइंट रहा, तो ऐसा टर्निंग पॉइंट तो कोई याद नहीं आता है। हाँ, ड्रीम रहा था। एक पढ़ाई की हद तरफ हमेशा रुचि थी, तो ये था कि क्या करना चाहिए, तो एक डॉक्टर बनने का ऐसा सपना सोचा था और उसी की दिशा में तैयारी की। पर 12th में बायोलॉजी ली और उसके साथ में उसकी तैयारी की, फिर सिलेक्शन हुआ इस प्रोफेशन में आ गए। सर जिस तरह से आपका जो है ये 12th आपने पास आउट किया था, किस सन में किया था? 12th मैंने 1995 में पास 1995 में किया था। तो उस पीरियड में जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिकॉज अभी तो 2010 के बाद ही इतना हुआ है सोशल मीडिया एक्टिव। तो उस तरह की आपकी जो पढ़ाई थी वो MBBS करने की किस तरह से रहा था? क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्या कुछ बताना? नहीं, CPMT की तैयारी हमारे टाइम में CPMT हुआ करता। हाँ, तो टेक्नोलॉजी जैसी तो कोई भी चीज़ नहीं थी। अगर मैं कहूँ तो फरीदपुर में तो लाइट भी नहीं आती थी हमारे यहाँ। मतलब लाइट बहुत कम आती थी, बहुत कम लाइट मिलती थी, बहुत लो वोल्टेज रहा करते थे। तो जैसे तैसे जो परिस्थितियाँ थी उसी में पढ़ाई होती थी और टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था। मोबाइल का तो आया ही नहीं था और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, सब किताबों से ही पढ़ते थे। टीचर पढ़ाते, किताबों से पढ़ते थे, स्वयं पढ़ते थे। स्वयं पढ़ना रहा था। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट किसी भी तरह से रहा हो तो मुझे नहीं, केवल किताबों से ही पढ़ाई होती थी उस समय। कोई इस तरह के ऑडियो विजुअल के माध्यम या ऐसा कुछ भी नहीं थे, सिंपली किताबें होती थी, टीचर्स पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। तो सर जिससे आपने MBBS किया था, उसके बाद MD किया आपने, तो MD MBBS करने के बाद फिर क्या आपका जो आगे मोटिव रहा, आगे कहाँ क्या बात करना था? नहीं, MBBS MD करने के बाद ये स्पष्ट था कि अपने शहर में ही आना है, अपने बरेली में ही वापस आना है। तो कुछ समय दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद, अपना थोड़ा सा और अनुभव लेने के बाद वापस अपने शहर में आकर ही काम स्टार्ट बरेली में स्टार्ट किया। हाँ, ये स्पष्ट था कि बरेली वापस आना है, विदेश नहीं जाना है और बाहर भी और कहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, अपने ही शहर को जो है अपनी सेवाएं देनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर नहीं जाना है। सर जिस तरह से जो इस वक्त जो है MBBS की, बिकॉज उस टाइम तो CTMT था, लेकिन इस वक्त जो है नीट का एक एग्जाम जो है मस्ट हो चुका है, देना ही देना है। उसके बाद MBBS वगैरह आगे डॉक्टर्स की जो लाइन खुलती हैं। तो इस वक्त जो बच्चे जो है नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अपने अनुभव से क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से उनको तैयारियाँ जो है शुरू करनी चाहिए? देखिए, परीक्षाओं के कुछ रूप बदल गए। जैसे हमारे टाइम में एक CPMT हुआ करती थी, फॉर ऑल इंडिया का CBSE हुआ करता था और बहुत सारे कॉलेज थे जैसे BHU, AMU, सबके अपने अलग अलग एग्जाम होते थे। अभी उनको सबको एक करके नीट कर दिया है, तो एग्जाम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लोग ज़्यादा बैठने लगे, उसी प्रोपोर्शन में सीटें बहुत बढ़ गई हैं। तो MBBS में अभी देखेंगे आप, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के कॉलेजेस बहुत बढ़ गए और सीटें बहुत बढ़ गई, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। उसी अनुपात में कंपटीशन भी थोड़ा सा टफ हुआ है, लेकिन कंपटीशन को तो क्लियर करने का एक ही तरीका पहले भी रहता था, परिश्रम परिश्रम और परिश्रम। वही मुझे लगता है आज भी है।
हाँ, उसके थोड़े से मेथड्स बदल गए हैं, अब ऑडियो विजुअल एड्स आ गई हैं, मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस हैं। कोई क्वेश्चन अगर उस समय हमें नहीं समझ में आता था तो हमें यही होता था कि आज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल को जाके अपने टीचर से ही पूछेंगे, शिक्षक से पूछेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे एडिशनल माध्यम भी है बच्चों पे, ऑनलाइन क्लासेस हैं गूगल के माध्यम से, और बहुत सारे माध्यमों से बच्चे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको कर सकते हैं। तो वो सबके लिए अवेलेबल है और सब लोग उसका लाभ लेते हैं। हाँ, जिस तरह से देखा जाता है कि सर इस समय जो है नीट की जो सीटें हैं बहुत कम है, और बल्कि उसकी अपेक्षा जो है 10 से 20 गुना जो है काफ़ी अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम पास बहुत कम हो पाते हैं उसमें से, लेकिन जो बच्चे उसमें पास आउट नहीं कर पाते नीट का एग्ज़ाम, और जिनका थोड़ा सा हार्ड कमज़ोर होता है, तो वो एक अलग ही जो डिप्रेशन वाली लाइन में चले जाते हैं। उन बच्चों को किस तरह से अपने आप को जो मोटिवेट रखना चाहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं अपना पर्सनल व्यू से कहूँगा कि सारे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें भी कई गुना बच्चे बैठते हैं, उसमें तो बहुत कम सीटें हैं, 1000 के लगभग सीटें हैं। चाहे आईआईटी, जेईई हुआ, चाहे नीट हुआ, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके नर्सरी शिक्षक के लिए हो गए या प्राइमरी शिक्षक के लिए, हम देखते हैं कितनी बड़ी भीड़ लगती है, कितने बड़े सेंटर्स, जब कई टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सैनिक भर्ती का हो, तो बरेली का स्टेशन जाम हो जाता है। कई बार हमने सुना होगा बरेली के स्टेशन पे उपद्रव हो गया जिस दिन सैनिक भर्ती का था। तो इतने गुना लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो ये कुछ व्यवस्था वाली चीज़ है, इसमें कुछ ना कुछ सुधार कहीं ना कहीं आना चाहिए। किसको किसका एग्ज़ाम देना चाहिए, कोई कितने एग्ज़ाम दे, किस तरह से उसका सिलेक्शन हो, एक चीज़ हो। दूसरी चीज़, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता या असफलता एक तो परिश्रम पर निर्भर करती है, और दूसरा कोई भी असफलता, और खासकर युवाओं के लिए जो 17-18 साल 19 साल का है, उसके लिए कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। ठीक है, दोबारा से परिश्रम करेंगे, अच्छे से करेंगे, और ऐसा नहीं कि हर कोई जो चीज़ चाहता वही होती है। कभी कभी हमारे भाग्य ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है और बहुत अच्छा हम करते हैं। जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने सीपीएमटी की हमारे साथ तैयारी की, या का सिलेक्शन नहीं हुआ, आज वो अपने व्यापार के क्षेत्र में और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल लाइफ अपनी सब प्रकार से, पारिवारिक लाइफ और इकोनॉमिकली सब तरीके से बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो ऐसे नहीं, कोई भी असफलता अंतिम है तो उसको। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी भी असफलता से, अगर आपने पूछा नीट के एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए संदेश, तो किसी भी असफलता से निराश नहीं होना, अपने लिए ईश्वर में दृढ़ विश्वास, अपने ईश्वर में और स्वयं में, अपने मेहनत में दृढ़ विश्वास, अपनी चीज़ों को अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से कम्युनिकेट करना। कोई भी चीज़ है, कोई परेशानी, तो अपने परिवार से संवाद करना, कम्युनिकेशन करना। ऐसा जो आपने कहा कि बच्चे कभी कभी निराश हो जाते हैं, वो मेनली होता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से। किसी के जीवन में कोई परेशानी आई या सफलता आई, नंबर कम आए, कोई चीज़ उसने चाही नहीं मिली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसने संवाद कट कर दिया अपने परिवार से, अपने अच्छे दोस्तों से, और संवाद कट करने के बाद वो फिर अवसाद में जाता है। तो ये सब नहीं, कम्युनिकेशन करना है। और परिवार का भी कर्तव्य है कि कभी उसे लगता है कि उनके किसी सदस्य को, बच्चे को परेशानी है, तो लगातार उसको पकड़ के उसका ध्यान रखें। बिल्कुल। सर, जैसे आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 12th अभी पास आउट किया है, अगर एक बच्चे का मन है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है अभी 12th के बाद कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनने के लिए जो क्या-क्या लाइन करनी चाहिए या एमबीबीएस की तैयारी करनी है, तो किस तरह से करनी चाहिए? एक अगर 12th बाद बच्चे के मन में है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको किस तरह से जो है 12th के बाद जो है अपनी तैयारी को लेकर चलना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बताना चाहिए? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, ये बहुत कॉमनली बच्चों का क्वेश्चन है ये। हाँ, ये हमारे समय का प्रश्न है कि जब हम तहसील लेवल पे रहते थे, या जो गांव में रहते हैं बच्चे, और जिस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, तो हाई स्कूल पास करने के बाद या कुछ बच्चों को इंटर पास करने के साथ में पता चलता था तहसील लेवल पे कि कोई सीपीएमटी नाम का एग्ज़ाम होता है। क्योंकि इस समय कोई ऐसा मोबाइल तो किसी के हाथ में था नहीं, ना इंटरनेट था, जो चीज़ें पता लगती रहें। आज की तारीख में मैं मान कर चलता हूँ लगभग हर बच्चे के पास परिवार में कहीं ना कहीं मोबाइल को एक्सेस है, और खूब अच्छा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और सामान्य अवेयरनेस इतनी है कि हाई स्कूल के बाद से तो लगभग लोग सोचने लगते हैं कि आगे में जो भी पढ़ने वाले बच्चे, हमें किस दिशा में आगे जाना है, कि हमें व्यापार करनी है, जॉब करनी है तो कौन सी करनी है, या आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करने तो किस दिशा में करनी है। उसी हिसाब से वो अपना, जैसे कोई अगर 12th में बायोलॉजी ले रहा है तो वो सोच के करता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो 12th के बाद सोचना, ये तो थोड़ा सा अभी पीछे ज़माने की बात होगी मुझे लगता है।
आज के टाइम में ये प्रासंगिक नहीं, क्योंकि लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं। गाँव में, शहर में अपनी सरकार के माध्यम से अब इतनी सोशल मतलब इंटरनेट डिजिटल एक्सेस है कि सबको सारी जानकारी रहती है और लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड भी होते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कभी कोई अनइन्फॉर्म्ड है तो 12th के बाद वो फिर नीट के लिए तैयारी करेंगे। अगर 12th बायोलॉजी से कराए तो उसका फॉर्म भर के जो भी प्रोसेस आगे अपनी पढ़ाई करना हो, एग्जाम देना। बिल्कुल। सर एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो अधिकांश ये रहता है और बच्चों को अच्छा अधिकांश जो बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि जब भी आपसे इंटरव्यू हो तो उससे आपसे जो है इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पुटअप करें। सर मेजरली एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल एक जो है नीट का एस्पिरेंट है वो पहला अटेम्प्ट देता है अपना और उसमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हो पाया, तीसरा दिया नहीं हो पाया, आई थिंक ये 4 से 5 अटेम्प्ट जो होते हैं समथिंग होते हैं 6 अटेम्प्ट। सर जैसे एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, एक बच्चा जो है निराश हो जाता है और फॉर एग्जांपल अगर वो एक किसी ऑटो चालक का या किसी गांव देहात से आया हुआ है, उसके परिवार ने कैसे करके जो उसकी जो कोचिंग वाले होते हैं उन्होंने लाखों रुपए फीस दी है, लेकिन उसके बाद भी वो पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट नहीं पास कर पा रहा है, तो बच्चों के मन में एक अलग ही एक जो धारणा आ जाती है, गलत विचार मन में आने लगते हैं, आत्महत्या जैसी जो है घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कोटा जैसी जगहों में। उन बच्चों की स्थिति किस तरह से वो कंट्रोल में लाएं अपने माँ बाप के लिए और किस तरह से परिवार से संवाद करें और किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे कहूँगा जो पॉलिसी मैटर्स हैं, नीतिगत विषय हैं, और बहुत सारी चीज़ें स्टेट की जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें परिवार की भी जिम्मेदारी है। अब जैसे आपने कहा एक अटैम्प्ट दिया, दूसरा अटैम्प्ट दिया, तीसरा अटैम्प्ट दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, या तीसरा चौथा अटैम्प्ट दिया जा रहा है, परिवार कैसे कैसे करके उसको कर रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यावहारिक होना चाहूँगा। हर माता पिता को पता होता है उसके बच्चे की रुचि क्या है, उसके बच्चे में कितना टैलेंट है, किस दिशा में टैलेंट है, और पढ़ने लिखने में कितना अच्छा है, कितना परिश्रम कर सकता है, किस दिशा में। हम एक संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो कोई भी पेड़ की जड़ ऐसी नहीं जिसकी कोई ना कोई औषधि नहीं बनती हो। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह, यहाँ पे अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बेकार नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से योग्य है, उसके अंदर कोई ना कोई योग्यता है, उसकी छुपी हुई योग्यता को आगे लाकर उसको पहचान कर, ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं। कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे को पूरे अच्छे से पहचानते हैं, मेरे बच्चे में क्या योग्यता है। अब यहाँ पे अगर कोई बहुत मीडियाकर स्टूडेंट है और लेकिन उसमें कोई और प्रतिभा है, खेल की प्रतिभा है, कोई शारीरिक रूप से सक्षम है, किसी का रुझान कुछ और है। अब अगर सोशल प्रेशर में, पीयर प्रेशर में या परिवार के प्रेशर में हर आदमी डॉक्टर ही बनने लगे या हर आदमी सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी करने लगे। अब सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक सामान्यतः हम देखते हैं कि 15-15, 16-16 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 2-2, 3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद अपना पहला प्री देते हैं। ऐसी नीट के लिए भी अब मतलब कठिनतम एग्जाम्स में आता है और बहुत लंबे स्टडी आवर्स मांगता है। और उसके बाद MBBS करने का जो पीजी की नीट पीजी वाला एग्ज़ाम है, ये जहाँ तक अभी पीछे कहा गया था, मुझे सही से डेटा नहीं पता, मतलब लेंथीएस्ट कोर्स है इसका और कठिनतम एग्जाम्स में भारत के। तो अपनी प्रतिभा क्या है, अपना रुझान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। देश ऐसे भी तो नहीं चल सकता कि देश के 140 करोड़ लोग डॉक्टर बन जाए तो इलाज कौन किसका करेगा, या सारे सिविल सर्वेंट्स बन जाए या सारे इंजीनियर बन जाए। इस समाज में सबकी आवश्यकता है और सबकी अपनी उपयोगिता है। अगर कोई जर्नलिस्ट नहीं बनेगा तो आज मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा होता। कोई मास कम्युनिकेशन भी एक कोर्स है ना। तो अपनी अपनी योग्यता को पहचान के परिवार का भी दायित्व है, माता पिता की, अपने बच्चे को सही, अगर उन्हें पता है कि उनका बच्चा पढ़ने में इतनी रुचि नहीं रखता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ेगा, उसका दिमाग भटकता रहता है या उसको कोई चीज़ और पसंद है, तो उसको प्रेरित करके कहें कि तुम ऐसा नहीं कि सोशल प्रेशर में तुम भी नीट का ही एग्जाम दोगे, कोई और चीज़ हो सकती है तुम्हारे लिए अच्छी, उसकी योग्यता को पहचान कर उसे उस ओर रुझान करें। और पहले भी कहा था कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, वो भी इस एज पे। अगर कोई 45-50 साल की एज पे बार बार असफल होता है तो उसके लिए अलग हो सकती है चीज़, लेकिन 17, 18, 19 साल जब हमारे साथ पेरेंट्स का वो होता है, साथ होता है, और अधिकांश बच्चों पे ऐसा कोई कमाने का प्रेशर नहीं होता कि तुम्हें अगले साल से कमाई शुरू करनी है, तो उस समय वो चांस ले सकते हैं और आराम से अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे मेहनत करते हैं। मेहनत कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी उन्हें रियलिस्टिक होना चाहिए, उन्हें एसेस करना चाहिए कि क्या जो चीज़ है, सिलेबस है, इसको सबसे पहले तो चीज़, जरूरी नहीं हर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ ही रहा हो,
हो सकता है उसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, बिल्कुल बेमन से पढ़ता हो, उसको फिर भी नीट की तैयारी कराई जा रही है। ये भी तो हो सकता है ना। तो उसका इंटरेस्ट किस में हो सकता है, उसको कॉमर्स पढ़ना पसंद हो सकता है वो फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, उसको म्यूजिक की किसी विधा में बहुत अच्छा लगता हो। तो करियर तो हर जगह बन सकता है और इंटरेस्ट सब जगह डेवलप हो सकता है। सर जैसे पुराने समय की अपेक्षा मेडिकल लाइन में जो वर्तमान में जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी आने के बाद, क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले हैं मरीजों को इलाज के दौरान? देखिए टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है और उसका सदुपयोग करा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर जगह पर कभी-कभी क्या होता था कि मान लीजिए हम कहीं मरीज के साथ खड़े हैं, एवर डेवलपिंग, एवर चेंजिंग चीज़ें हैं, मेडिकल साइंस में भी रोज़ नए अनुसंधान होते रहते हैं। तो पहले जब ऐसा हमारे हाथ में मोबाइल या इंटरनेट नहीं हुआ करता था, कभी-कभी कोई रेयर केस आ गया, तो उसको देखने के लिए हमें मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी जाना पड़ता था, जर्नल्स खंगालने पड़ते थे। कई बार कई-कई दिन लग जाते थे किसी चीज़ की डायग्नोसिस देखने में। आज अगर हम पे थोड़ी-सी लीड है, तो गूगल से वो चीज़ें जो हमें पहले लाइब्रेरी में बहुत-बहुत देर तक देखनी पड़ती थी, वो आसानी से मिल जाती हैं। या हम लोगों का मान लीजिए एक ग्रुप है, जो हमारे कॉलेज के बैचमेट्स का या हमारे सीनियर्स का ग्रुप है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम एक-दूसरे के अनुभव भी शेयर कर लेते हैं। कभी भी कहीं किसी पेशेंट तो उससे पेशेंट का बेनिफिट हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, अच्छी डायग्नोसिस बन रही है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। बिल्कुल। सर जैसे एक आपसे एक मेरा कोई नॉर्मली क्वेश्चन ये रहेगा कि आजकल जो है एक म्यूजिक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। जो आजकल देखा होगा आपने जो हेडफ़ोन्स और ईयरफ़ोन्स अधिकांश छोटे-छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े तक यूज़ करते हैं और अधिकांश दिल्ली जैसे शहर में देखा जाए तो आप हर किसी दूसरे का आदमी के कानों में जो है ईयरफ़ोन्स दिखते हैं। सर लगातार कानों में ईयरफ़ोन्स लगाना जो है कितना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे क्या-क्या जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं शरीर के लिए? आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए लगातार और एक्सेस में कोई भी काम बगैर सोचे समझे, बगैर उसके गुण-दोष जाने करा जाएगा, उससे नुकसान होने की पूरी-पूरी संभावना है। बहुत सारी चीज़ें अंधी दौड़ में चल रही हैं। हमारे समाज की जनरल टेंडेंसी में किसी भी चीज़ में सोचना ही नहीं, बच्चे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं। बस उनको लगता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे दूँ या महँगे से महँगी अपने पैसों से खरीद के चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। और अधिकतर ये देखा जा रहा है पेरेंट्स पे भी टाइम नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो सब अपनी-अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, मैक्सिमम एंटरटेनमेंट चाहिए, वो चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे आ रहा हो। तो इसमें नुकसान तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। लगातार अगर हो रहा है तो इससे बच्चों में चिड़चिड़ाहट और बहुत बार बच्चे फिर एकाकी हो जाते हैं, अकेले ही रहने का मन करता है, उन्हें किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता, अपनी दुनिया में रहने लगते हैं। कानों पे भी प्रेशर पड़ेगा, दिमाग नींद कम मिलती है, अनिद्रा रहती है, फिर थकान रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है। बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का उपयोग एक लिमिट में करना चाहिए और बच्चों के लिए तो छोटे बच्चों के लिए तो जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिटेड रिकमेंडेड है या मना ही है। उनको तो खेलना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अपने भाई-बहनों के साथ, परिवार के साथ खेलें, समाज में जाके पार्क में खेलें, यही बेस्ट है। फिजिकल जो एक्टिविटीज़ भी बच्चों को करनी चाहिए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, प्रोवाइडेड अब बहुत जगह अपॉर्च्युनिटी नहीं है। गलियाँ इतनी तंग हैं, पार्क नहीं है, बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं है। पार्क है तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्क में या पार्क में खेलने की जगह नहीं है, अलग-अलग तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन हाँ, एज़ फार एज़ पॉसिबल बच्चों के लिए तो फिजिकली खेलना, पढ़ाई करना, अपने परिवार के साथ खेलना, क्वालिटी टाइम बिताना, यही अच्छा है। अवश्य, बिल्कुल। सर जैसे स्पेशलिस्ट हैं आप, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इसके नाते एक सवाल मेरा ये रहेगा जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अधिकांश इस चीज़ को बहुत लोग जो है इग्नोर भी इस समय कर रहे हैं। ख़ासकर देखा जाता है सर इस समय जो छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं लगभग 2 से 3 साल से लेकर जो है 8 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे उनकी मॉम्स जो होती हैं जल्दी उनको नाश्ता देने की वजह जो है अधिकांश मॉम जो है मैगी खिलाना पसंद करती हैं बच्चों को। बच्चों को मैगी बहुत पसंद आती है, वो हर बार में जो है खाना छोड़कर फ्रूट छोड़कर जो है मैगी पसंद करते हैं। तो लगातार जो बच्चे मॉम्स जो होती हैं वो लगातार अपने बच्चों को मैगी खिलाती हैं। लगातार बच्चे मैगी खाने से जो है बच्चों के छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं लगभग 3 से जो 5 साल के बच्चे, उनके शरीर पर किस तरह से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या उनकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है? देखिए जब बहुत छोटा बच्चा होता है, तो आग जल रही होती है तो आग को पकड़ने की भी कोशिश करता है। तो उसकी माँ-बाप का, परिवार का दायित्व होता है, वहाँ उसे आग से खींचती है और उसको बताती भी है, बहुत छोटे बच्चे को भी बताती है। चाहे 6 महीने के बच्चे को आग उसे समझ में नहीं आ रहा कि बेटा आग को नहीं छूते, इससे हाथ जल जाएगा, चोट लग जाएगी। अब अब बच्चा वो 3-4 साल का, 5 साल का हो गया, खाने में ये जो इस तरह के जंक फूड हैं, रेडीमेड वाले फूड्स हैं,
तो इनका टेस्ट तो कुछ अच्छा होता है, इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और टेस्ट एक बार जो जीभ को लग जाता है तो फिर वो एक तरह का एडिक्शन सा हो जाता है। अब स्वास्थ्य के लिए क्या सही है क्या गलत है ये परिवार का काम है। और दूसरी चीज़ है ये सारे अट्रैक्शंस हैं, भौतिक अट्रैक्शंस हैं, जब दिखेंगे तो लोग उसको यूज़ करेंगे। मेरा यहाँ आज माध्यम से ही कहना है कि जब सबको पता है कि मैगी नुकसानदायक है, सरकार को भी पता है, जिन जिन शासकों को हमने चुना है उनको भी पता है, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और हम उनको मानते हैं विशुद्ध देशी लोग हैं। जब सबको पता है कि मैगी नुकसानदायक है, जब सबको पता है तो शराब नुकसानदायक है, तो इतना प्रमोशन उसका क्यों हो रहा है, क्यों बेची जा रही है, क्यों बनाई जा रही है? क्या केवल सत्ताओं का काम टैक्स कलेक्ट करना है, बड़ा धन संग्रह करना है, या अपने नागरिकों को अच्छा जीवन देना है? सबको पता है मैगी नुकसानदायक है, तो इतने बड़े लेवल पर क्यों बिक रही है? और मैगी नहीं छोड़िए, आप किसी एक प्रोडक्ट का नाम मत लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घोषित रूप से नुकसानदायक है, फिर भी वो धड़ल्ले से बिक रही हैं, बन रही हैं, लगातार उनकी नई दुकानें खुल रही हैं, लगातार उन पर मतलब कहीं प्रमोशन में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। चाहे हम कह दें दिखावे को कि इस चीज़ के विज्ञापन पर रोक है या उस चीज़ के विज्ञापन पर रोक है, विज्ञापन इनडायरेक्टली हो रहा है और सब हो रहा है, और सब जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको देख रहे हैं। देख कर भी अनजान बन रहे हैं, मतलब क्या? देख कर अनजान क्या बनना, मुझे पता नहीं कि क्या केवल सरकार का काम केवल टैक्स कलेक्शन करना है या कुछ और भी करना है, अपने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की चिंता करना भी है, बिल्कुल। सर, इससे एक फूड से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन और ये रहेगा कि आम तौर पर इस समय देखा जा रहा है कि हम इंडियंस फूड को छोड़कर जो है चाइनीज़ फूड को ज़्यादा जो है प्रेफर दे रहे हैं। देखा जाता है कि जो आजकल के छोटे से जो बच्चे से लेकर जो है बड़े तक जो है लगातार मोमोज़ का बहुत चपेट में आ चुके हैं। आपने देखा होगा छोटे से ठेले से लेकर गलियों से लेकर जो है रेस्टोरेंट तक मोमोज़ बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। आप भूख लग रही है, मोमोज़ खा लीजिए, बर्गर खा लीजिए, चाउमीन खा लीजिए, लेकिन जो कंटिन्यू मोमोज़ खाते हैं और मोमोज़ की एक जो चटनी होती है इसमें एक केमिकल होता है अजीनोमोटो, जो कि सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। लगातार बच्चे मोमोज़ खाते हैं, उनके शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालता है ये कच्ची जो मैदा होती है स्टीम मोमोज़, और किस तरह से उनके शरीर पर नुकसान भी होता है। देखा जाता है कि क्वेश्चन में आया कि ज़्यादा मैगी मोमोज़ खाने से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी थी। ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे मोमोज़ को लेकर? देखिए, हम किसी भी चीज़ को ऊपर से उसको करेक्ट करने की कोशिश करें या किसी चीज़ की जड़ में जाएं, दो चीज़ें हैं। आपने कहा मोमोज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अभी हम कहेंगे मोमोज, चाइनीज़ फूड, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन सा तेल बन रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, किस तरह से वो यूज़ हो रहा है, उनमें जो जो चीज़ें डाली जा रही हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए वो कितनी शुद्ध हैं, कितनी सर्टिफाइड हैं। तो ये विषय अनंत है, लेकिन सब कुछ टेस्ट के लिए करना, इसको रेगुलेट कौन करेगा? और असली काम कोई करना नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें हैं जो पारंपरिक काम थे उनको करने में अब शर्म लगने लगी है। जैसे खेती है, पशुपालन है, उनको करने में शर्म लगने लगी है। तो जो बेसिक प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, बेसिक उत्पादन की चीज़ें, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, उनके साथ में काम नहीं हो रहा है, और ये सब चीज़ों से व्यापार रोजगार बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो आनी ही आनी है। अब हम या तो आंखें मूंदे रहें उनसे, उन पे ऊपरी डिस्कशन कर लें, या उसका कोई सोल्यूशन खोजें, सोल्यूशन खोज के उसको इम्प्लीकेट करने का हम इतना संकल्प रखें। सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, सोल्यूशन बहुत इजी भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हम उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं? सर, जैसे अब जो मेरा एक क्लास वाली ये रहने वाला है आपसे, जो इस समय जो बच्चे नीट की समय तैयारी कर रहे हैं और जिनका टाइम छूट चुके हैं, फिर भी एक निराश होकर अपनी हिम्मत जुटाकर जो है दोबारा से अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो एक अपने अनुभव से क्या कुछ 5 टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, हमारे टाइम में कहा जाता है 0 अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट उसमें तो होता नहीं सिलेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट में होता है। तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले थोड़े से नंबरों से रह गया था, तो दूसरे अटेम्प्ट में हुआ था। तो ऐसा कोई एक अटेम्प्ट अगर छूट गया है तो कोई निराश होने की बात नहीं। भाई 20-25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 20-25 लाख डॉक्टर तो बना ही नहीं सकते एक साल में, तो सिर्फ प्रोपोर्शन में कोई ना कोई तो रहेगा। कौन कितना गंभीरतापूर्वक किसने तैयारी की है, और जो तैयारी करने वाला वो जानता है कि मैंने इस बार गंभीरतापूर्वक तैयारी की है, नहीं की है। तो निराशा हताशा का प्रश्न तो तब आएगा जब किसी ने बहुत गंभीरतापूर्वक तैयारी की, उसका सिलेक्शन नहीं। और ठीक है, एक बार तैयारी करने के बाद उसको पैटर्न पता लग गया, कोर्स पता लग गया, पढ़ने का तरीका पता लग गया, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, मैंने क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन वहाँ पर
अटेम्प्ट करते समय ओएमआर शीट भरते समय उतनी सावधानी नहीं रख पाए, उसकी शायद प्रैक्टिस उन्होंने सही से नहीं करी, वहाँ पर गलती हो गई। शीट भरते समय तो आता था लेकिन उसको वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाए पेपर में। तो इस तरह से अगला अपनी गलतियों से सीखते हुए अगली बार अच्छे से तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। सर, ये मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आप लास्ट सवाल बरेली की आम जनता के लिए क्या एक स्वास्थ्य को लेकर संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ अपने आप को जो है स्वस्थ रखना चाहिए, बिकॉज़ ये चाइनीज़ फूड को छोड़कर जो इंडियन फूड को किस तरह से रखना है, क्या कुछ खाना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य के लिए फूड एक चीज़ है, फूड तो बड़ी चीज़ है ही है। तो एक संयमित जीवन शैली अगर अपनाएँगे, अपनी पारंपरिक जो पद्धति है, भारत की पुरातन पद्धति है रहने की, खाने की, जीवन जीने की, यहाँ पे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मेरी इच्छा तो है कि बहुत सारी चीज़ें अगर इंडिविजुअल करेगा, जैसे अगर हम कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, अकेले करते हैं तो 5 मिनट में ऐसा लगता है थक गए, और जब हम ग्रुप में करते हैं तो हम उसी एक्सरसाइज को, उसी आसन को आधे घंटे तक करते रहते हैं, हमें थकान का अनुभव नहीं होता। तो जब सब लोग एक दिशा में चलेंगे तो बहुत सारे काम बहुत आसानी से बड़े काम हो जाते हैं। आपने प्रश्न पूछा है स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ सब रहेंगे तो सब स्वस्थ होंगे। एक आइसोलेशन में स्वास्थ्य पाना मुश्किल काम है। अच्छी जीवन शैली अपनाएं। सूर्य सबके लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य के अनुरूप जीवन शैली अपनाएं। मेरा बहुत दिनों से मानना है, आज आपने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मैं 1-2 मिनट में बोलूंगा कि सूर्य वाली जीवन शैली हो, और ये पूरे देश में अगर लागू कर सकें। हमारी दिनचर्या 5 बजे से शुरू हो, 5 बजे से, गर्मियों के दिनों में 5 बजे हमें सूर्य की, हम इतने भाग्यशाली हैं इस देश में कि सारे प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन सभी प्रकार के उपलब्ध हैं, और कम से कम उत्तरी भारत में सब उपलब्ध है। सूर्य जल्दी निकल रहा है, पूर्वोत्तर में और जल्दी निकल आता है। तो 5 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो, और हमारे जो ऑफिसेज हैं, स्कूल तो 7 बजे खुल ही जाते हैं, ऑफिसेज हैं, बाजार हैं, इनका भी अगर टाइमिंग प्रीपोन करके 8 बजे से लगभग करके और 3-4 बजे तक ये सब क्लोज कर दी जाए। जो हमारा रूटीन का मार्केट है अगर 4 बजे तक क्लोज हो जाए। कोरोना के टाइम में हमने देखा 2 घंटे के लिए दुकानें खुल रही थी, 2 घंटे में भी दुकानदार खुशी से अपना माल बेच ले रहे थे, और कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि उसने कम बिक्री करी है। 2 घंटे में भी उनका माल बिक रहा था, सही पूरी सेल हो रही थी, जिनको लेना था वो 2 घंटे में मिल रहा। 2 घंटे नहीं, अगर 8 घंटे भी करें, थोड़ा सा प्रीपोन करके शाम को जल्दी बंद कर दें, उसके बाद लोग अपने घरों में समय से पहुँचें, सब लोग पार्क में जाएं, थोड़ी देर टहलें, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, और अच्छे से पार्क में खेलें कूदें, व्यायाम करें, हंसी मजाक करें थोड़ा सा। और जैसा हमारा रहता था कि रात के समय भोजन नहीं करना, जल्दी भोजन करें, जल्दी सो जाएं। टीवी पे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम 9-10 बजे तक बंद हो जाएं। मेरी इच्छा है कि 9 बजे के बाद शहरों में लगभग कर्फ्यू जैसा माहौल हो। 4-5 बजे के बाद नेसेसरी गुड्स की दुकानें खुलें। जैसे मेरे का सपोज राजेंद्र नगर एरिया है, तो राजेंद्र नगर एरिया में 2-3 दवा की दुकानें, 2-3 जनरल ग्रोसरी की दुकानें, खाने के सामान की दुकानें ऐसी खुली हैं कि आवश्यकता पड़ने पर किसी को परेशान ना होना पड़े, एक क्षेत्र में। उसके अलावा सब लोग अपना आराम से पार्क में जाएं, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, खेलना है। बड़े लोगों को भी थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, सबके लिए खेल होता है, खेलना चाहिए। खेलने से शरीर मन सब स्वस्थ रहता है, हम सोशल बनते हैं, एक दूसरे का सुख दुख का भी ख्याल रखने की हमारे अंदर प्रवृत्ति आती है, जो धीरे धीरे मिट रही है, विलुप्त होती जा रही है। जो विलुप्त होती जा रही है। अपने से मतलब है, दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अगर हम साथ खेलेंगे, साथ बोलेंगे, साथ भजन करेंगे, साथ मंदिर में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, हम मंदिर में जाए कीर्तन करें। अभी केदारनाथ जा रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ भीड़ लगी पड़ी है, भगदड़ में लोग मर रहे हैं, इतनी दूर मंदिर जा रहे हैं, यहाँ मंदिर में 5 लोग आरती के लिए नहीं मिल रहे। तो हम शाम को पार्क में जाएं, पार्क के बाद 10 मिनट अपने 15 मिनट मंदिर की सामूहिक आरती में जाएं, एक दूसरे से सुख दुख की चर्चा करें, अपने स्थानीय चीज़ों की चर्चा करें, हमारी स्थानीय समस्या क्या है अपने मंदिर में बैठ के चर्चा करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारी 90% समस्याएं तो लोकल लेवल पे लोग ही खुद निपटा लेंगे, अगर वो साथ बैठकर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपस में चर्चा हाँ, करें एक दूसरे से। हमारे एक श्लोक बोलते हैं, संगच्छम संबद्धम संभो मनांसी जानता हूँ। हम एक साथ बैठें, एक साथ बात करें, आपस में एक दूसरे से चर्चा करें, फिर एक दिशा में चलें। टीवी पे एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम, आपने कहा बच्चे मैगी क्यों खाते हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखता है। कभी आप कोई कार्टून चैनल, पोगो या इस तरह के चैनल देखिए, इतने अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनके बैकग्राउंड के कलर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चे छोड़िए बड़े तक उसको अट्रैक्ट हुए नहीं रह पाते हैं। आप देखिए चॉकलेट के एड्स का, पहले चॉकलेट के एड्स आज से 20 साल पहले जब हम बच्चे थे तो सारे बच्चों को टारगेट करते हुए आते थे।
आज सारे चॉकलेट के एड्स यंगस्टर को टारगेट करते हैं। उन्होंने अपना टारगेट ग्रुप बदल दिया। बच्चे 10 रुपए वाली चॉकलेट खरीदते हैं, यंगस्टर जब खरीदते हैं तो वो 10 रुपए वाली चॉकलेट नहीं खरीदते, वो 100 रुपए वाली चॉकलेट खरीदते। टारगेट ग्रुप बदल दिया है, तो बच्चे नहीं, इस चीज़ से बड़े भी पीछे नहीं है। तो जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए खराब है या किसी भी चीज़ खराब, केवल जीडीपी बढ़ाने के लिए, केवल फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाने के लिए उस चीज़ों को क्यों थोपा जा रहा है? और हम सब मानव हैं, हमें जो चीज़ बार बार दिखेगी उसके लिए प्रति हमारा मन लालायित होगा ही होगा। तो क्यों इतने एड्स आ रहे हैं उन चीज़ों के जो घोषित रूप से हम सब जिक्र करते हैं कि खराब है, परेशानी वाली पैदा कर रही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर ना करें, और विदेशी फूड चेन के और ये सब आ रहे हैं, और इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स, इतने अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। जब अट्रैक्शन होगा तो कोई भी इतने कड़े मन का नहीं होता कि उससे बचा रह पाए। तो इसलिए हम सब फंसते हैं, बाद में बीमार पड़ते हैं, और सब हम देखते हैं उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो एज अ पॉलिसी ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। 9-10 बजे के बाद एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम ना है, जिससे कि लोग सो जाएं शांति से और सुबह को जल्दी उठे, अपनी सूर्य आधारित दिनचर्या शुरू करें। बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब खुद कम होंगे, हमारी एनर्जी नीड्स खत्म होंगी। हमारे देश में अभी तो इस समय बात नहीं हो रही, 2-3 साल पहले आपको ध्यान होगा एक क्राइसिस मचा था कि एनर्जी क्राइसिस है। देश में ऊर्जा आवश्यकताओं की, मतलब ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत है, उस प्रोपोर्शन में हम ऊर्जा पैदा नहीं कर पाते। ऊर्जा की, जब आप 12 बजे तक पब और सारा चलाएंगे तो ऊर्जा आवश्यकताएं बढ़ेंगी। आप शाम को जल्दी बंद कर दीजिए, ऊर्जा आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। आपकी जो शादियां शाम को 9 से 12 होती हैं वो 6 से 9 हो जाए। 9 बजे के बाद पब्लिक के लिए एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो, सब लोग खुश रहें, अपना बीपी भी स्वस्थ सही रखेंगे, अपनी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, और एनर्जी नीड्स भी कम होगी, हमारी सारी नीड्स कम होगी। अच्छा जी, अधिकांश हमारे दर्शकों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जब भी डॉक्टर्स का आप इंटरव्यू करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स का एक सवाल ज़रूर पूछें कि जो आम लोगों की अपेक्षा जो है, डॉक्टर्स अपने आप को कैसे स्वस्थ रखते हैं? नहीं, डॉक्टर्स भी मानव है। नहीं, देखिए, डॉक्टर हम कोई ऐसा पैदा नहीं हुए थे, बन गए। ठीक है, हमने पढ़ाई करी, एक सिस्टम में गए, मेडिकल कॉलेज गए, CPMT क्लियर करा, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन गए। सपोज हम मेडिकल कॉलेज में नहीं गए होते, हमने IIT क्लियर करा होता, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो इंजीनियर बनते, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि वी आर डेस्टाइन्ड टू बिकम डॉक्टर्स। वो हो सकता है कोई दैवीय हो, लेकिन अपने को स्वस्थ रखना या कुछ वो जीवन शैली वही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भगवान ने डॉक्टर्स के लिए कोई रिलैक्सेशन दिया हो कि तुम इतना ऐसा कर लोगे तो भी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, डॉक्टर होने का तुम्हारा डिस्काउंट है। ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं भगवान की तरफ से। और डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते जब भी अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो सावधानियां तो उन्हें भी वही रखनी पड़ेंगी। हाँ, ये इसमें यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, अन्य प्रोफेशंस के मुकाबले डॉक्टर्स का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल भी अच्छी खासी मेहनत होती है। हमारी रेजिडेंसी जो हमारा PG टाइम है या MBBS का टाइम है, उसके बाद लैब प्रैक्टिस का टाइम, वो फिजिकल मेहनत भी बहुत होती है रेजिडेंट के लिए। तो मतलब कभी कभी मैं कहूँगा वो बहुत गलत सी पद्धति कि 24 घंटे 48 घंटे सोने को नहीं मिलता है, कि OT की साइड में बैठे हुए सो रहे हैं, या अपने वार्ड के साइड रूम में बैठे बैठे सो गए, 5 मिनट सो गए, फिर काम करने लगे, 10 मिनट सो गए। तो ऐसी बहुत बार यहाँ तक मैं कहूँ अनह्यूमन सी परिस्थितियाँ हो जाती हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए। तो बहुत स्ट्रेस वाला काम है। उस स्ट्रेस वाले काम में से भी अपना, लेकिन एक अच्छा रिवॉर्ड ये है कि जब हमारे मरीज हमारे मेहनत से अच्छे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मेहनत से अच्छे होते हैं, तो वो रिवॉर्ड भी होता है ऑटोमेटिकली। हाँ, चलो हमने मेहनत करी तो हमारी मेहनत सफल हुई। इस बीच भी थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना, अपनी सही दिनचर्या पालन करना, वो ये। और कोई डॉक्टर के लिए कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं, कोई शॉर्टकट भगवान ने दिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते आजकल की जो माएँ हैं, मम्मीज़ हैं, अपने बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रखें इस टेक्नोलॉजी के अपेक्षा, जो है ये चाइनीज़ माहौल की अपेक्षा, किस तरह से वो अपने बच्चों को जो है जीवन पालन करना चाहिए? उन मम्मी के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप पूरे पूछें बच्चे के लिए, तो बच्चे का जीवन तो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में वो माता स्वयं जो एक्सपेक्टेंट मदर है और उसका परिवार उनकी देखभाल करे, अच्छा खाना पीना दे, अच्छा पोषण दे, थोड़ा सा रेस्ट भी मिले, और अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। जैसे हम कहा अभिमन्यु की कहानी सुनते, तो जैसा माँ सोचेगी बच्चे को पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में माँ अच्छी बातें करे, थोड़ा सा भगवान का ध्यान करे, निगेटिव चीज़ें ना देखें, टीवी पे भी निगेटिव कंटेंट ना देखें, रेस्ट करें, अच्छी चर्चा करें, मतलब पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ना सोचें। बच्चा पैदा होने के बाद, हाँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देश के सर्वांगीण विकास के लिए यदि कोई सबसे इजी
और सबसे सस्ता, सबसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोई देश के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई एक चीज़ हो सकती है, तो दैट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, क्योंकि वो हमारे देश की अगली पीढ़ी का पूरा भविष्य, पूरा जीवन तय करेगा। अगर बच्चे को 6 माह स्तनपान मिलता है, माँ का दूध मिलता है, तो वो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सब दृष्टि से। तो पूरे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक चीज़ जो सबसे सस्ता, मतलब जिसमें कोई रिसोर्सेज नहीं लगना है, केवल हमारी विल पावर लगनी है और हमारा सपोर्ट सिस्टम लगना है। तो ब्रेस्ट फीड कराएं, सही समय पे बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करें, उसका टीकाकरण कराएं। बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट मिलते हैं बच्चों को, जैसे एक बार गिफ्ट मिला, उसने तोड़ा ताड़ा देखा, फेंक दिया थोड़ी देर, लेकिन एक ब्रेस्ट फीडिंग तो पहला अनमोल आहार है ही जो प्रकृति ने दिया, उपहार है ही जो प्रकृति ने दिया है। उसका दूसरा टीकाकरण, तो बच्चे का पूरा समय से टीकाकरण कराएं। एक टाइम था, अभी कुछ साल पहले तक सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत कम टीके लगते थे, तो बहुत कम टीके उसमें लगाए गए थे, लेकिन अभी पिछले 7-8 वर्षों में माननीय योगी जी के आने के बाद से बहुत सारे महंगे टीके अब सब सरकारी में सुलभ रूप से लग रहे हैं और निःशुल्क लग रहे हैं। तो अपने बच्चे का टीकाकरण पूरा समय से करवाएं। एक दूसरी चीज़ होगी, तो पहला ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा टीकाकरण, ये सबसे अनमोल उपहार है। टीका एक बार बच्चे के टीका लग गया तो वो उससे उसकी इम्यूनिटी उसके साथ ज़िंदगी भर रहनी है। वो चाहे हॉस्टल जा रहा है, चाहे विदेश जा रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा इधर उधर ऐसी जगह पे जा रहा है, उसके साथ कौन है, कोई है नहीं, लेकिन आप मान के चलिए उसके साथ जो आपने टीका लगवाया है उसकी इम्यूनिटी उसके साथ जा रही है हर जगह, तो बीमारियों से बचाने के लिए। तो टीकाकरण जो कर रहा है उसका लाभ बच्चे के साथ हर जगह जा रहा है, चाहे वो अकेला है, चाहे वो ट्रेन में है, चाहे बस में है, विदेश में। तो एक टीकाकरण का उपहार उसे अवश्य दीजिए। कुछ ऐसे टीके हैं जो अभी भी सरकारी सिस्टम में नहीं लग रहे हैं, तो उनमें से जो भी लाभकारी टीके हैं वो जो लगवा सकते हैं उनको लगवाना चाहिए। सही समय पे बच्चे को भोजन देना शुरू करें। बच्चे के खेलने का भी ध्यान रखें कि बच्चे को खेलने के लिए उसकी एज अप्रोप्रिएट स्पेस उपलब्ध हो, थोड़ा सा उसको समय देना और क्वालिटी समय देना, उसकी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी पढ़ाई और वो सब आगे पढ़ाई। तो बच्चे के न्यूट्रिशन का सही तरीके से ध्यान रखना, उसके इम्यूनाइजेशन का एज अ पेरेंट, ये 2 चीज़ें। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो आजकल जैसे टीवी मोबाइल का कंटेंट है उससे आप बचा नहीं सकते, छोटे से बड़े बच्चे को भी। तो जैसे बच्चा जो खाता है हम ध्यान रखते हैं कि शरीर के लिए क्या खा रहा है, ऐसे ही ये सब चीज़ें जो हैं ब्रेन का फूड है, तो उसके ब्रेन को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी हम ध्यान रखें कि वो मोबाइल में देख क्या रहा है। तो ये स्क्रीनिंग करना पेरेंट्स का काम है, मोबाइल में क्या देख रहा है, उसके ब्रेन को क्या फूड मिल रहा है और उसके ब्रेन को सही फूड मिले, ये पेरेंट्स उसके जरूर स्क्रीनिंग रखें, देखभाल निगरानी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जो है आज आपको बता दें हमारे डॉक्टर हेलो डॉक्टर शो के जो गेस्ट है डॉक्टर बरेली का एक जाना माना नाम, एक बहुत चर्चित नाम जो है, जो इस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में बरेली में सामने आता है और लगातार बरेली में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रोजिन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो चलिए अगले नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक जो है डॉक्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हेलो डॉक्टर शो और इंडिया 24 न्यूज़ की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जो है इंडिया 24 न्यूज़ की खबरों से जुड़े रहें। फिलहाल में जो है इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़। बरेली से शिवा पारसर की रिपोर्ट।